हाँ जी, 17th चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी बुक का, हाउस वो हम कर रहे थे। इसमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, आतिथ्य प्रबंधन, इसमें हम इस टॉपिक पे थे। गृह व्यवस्था विभाग, दैट मीन्स आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स। हमने वो तो कर लिया था। हाउसकीपिंग बेसिकली जो भी क्लीनलीनेस और हाइजीन और सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, अगर किसी भी होटल में, मोटल में, कहीं पे भी जहाँ पे कोई इंसान स्टे करता है, तो उस वो जिसके अंडर आती है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है। सो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, और इसको हिंदी में गृह व्यवस्था विभाग बोलते हैं। Housekeeping department is primarily responsible for providing a healthy environment for ensuring cleanliness and maintaining high standards of hygiene, along with ensuring that the aesthetics of the entire establishment is maintained. देखो ये भी मेन चीज़ इसमें है कि एक तो जो बेसिक होता है हाइजीन और साफ सफाई और ये सब, और दूसरा इसमें होता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स यानी कि जैसे वो आपके लिनेंस होंगी, या जो कर्टन्स होंगे, या टाल्स वगैरह होंगे, वो कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हैं। तो ये आपने देखा ही होगा, अपने टीवी में भी देखते हो कि जो जब कोई होटल में रहता है तो कितने अलग अलग तरीके से जो है वो बेडशीट्स वगैरह और इन सबको डेकोरेट किया जाता है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ इमेजेस करके। ये सारी चीज़ें हाउसकीपिंग में आती है। ये देखिए फ्लावर अरेंजमेंट है, ये भी इसी के अंडर, तो एस्थेटिक्स में ये आ जाएगा। ये देखिए कि किस तरीके से वो बनाते हैं, स्वान वगैरह बना के उसको डेकोरेट करते हैं। जो भी पिलो केस वगैरह से हो सकता है, सॉरी बेडशीट्स और पिलो से वगैरह से कर सकते हैं। दोनों चीज़ें उन्हें मेंटेन करनी पड़ती है। एक तो नॉर्मल साफ़ सफाई, ये भी हाउसकीपिंग में आता है। देखिए फ्लावर अरेंजमेंट दिख रही है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग जो जिस फ्लोर का, जिस जगह का इंचार्ज है वो वहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो ड्यूटी उसको करनी होती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो द गेस्ट डिसीजन टू स्टे और रिपीटेडली विजिट द होटल इज इन फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड। वो इसीलिए क्योंकि आपकी जो जितना गेस्ट इम्प्रेस होकर जाएगा उतना ही वो बार बार आएगा, और जितना आपकी अच्छी नहीं होगी फैसिलिटी उतना वो अवॉइड करेगा। इन केस ऑफ होटल्स, रूम डेकोर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड विद इन द रूम, सेफ्टी, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। होटल्स में कमरा किस तरीके से सजा हुआ है, क्या क्या फैसिलिटी रूम्स में है, जैसे कि अगर उनको कुछ भी चीज़ घर से ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ना अपने टाल्स ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना हैंड वॉश ले जाने की, ना सोप ले जाने की, तो ये भी इसकी प्रोवाइड फैसिलिटी में आता है। सेफ्टी कितनी है, कितना अच्छी क्वालिटी का मटेरियल दिया गया है जिससे कोई उनके स्किन पे रैशेस ना हो, या बाद में कोई उनको नुकसान ना हो, तो वो सेफ्टी में आता है। क्लेanलीनेस एंड हाइजीन तो उसमें आता ही आता है। Nowadays, many organizations, including corporate offices, are hiring housekeeping services for on contractual basis. अब जो है कॉर्पोरेट जो होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो भी उनके ऑफिसेज अब 5 स्टार होटल से कम नहीं होते। इतने बड़े, आपने गुड़गांव साइड अगर देखा हो तो वहाँ तो इतने बड़े बड़े जो है ऑफिसेज होते हैं, उनकी पूरा प्रॉपर हाइजीन क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स को। तो ये प्रॉपर एक आपका करियर ऑप्शन होता है जिसमें आप हाउसकीपिंग के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्टाफ हायर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। This provides an avenue for people to start their own enterprise. When housekeeping consultancy is done on a commercial basis, it has a greater volume of activities and challenges. तो आप सिर्फ इतना नहीं है कि आप बस आपने कुछ वो दे दिए, जैनिटर्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जो साफ़ सफाई करेंगे। इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी उसमें, जैसे हमने एस्थेटिक्स की बात की है, वो भी इसमें कवर होती है।
So it has a greater volume of activities and challenges. The work of maintaining numerous rooms, public areas becomes a gigantic and complex task, especially in India, जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है. क्या हो गई? स्क्रीन शेयर होनी बंद क्यों हो गई? मैम हाँ, आ गई आवाज़? हेलो. यस मैम। हाँ, नेटवर्क चला गया था, वाईफाई बंद हो गया था. हाँ जी. कहाँ तक सुनाई दिया आपको? हाँ जी, बताइए कहाँ तक आप लोगों को सुनाई दिया था जब मेरे लास्ट मैंने जहाँ बंद हुआ था? मैम गृह व्यवस्था। नहीं, कौन सा टॉपिक मैं कवर कर रही थी? मैम पैराग्राफ ही पढ़ा रही थी ये वाला। कौन सा वाला? मतलब मेरा ये है, वहाँ से रिपीट करूँ ना फिर मैं. ये हो गया था कॉर्पोरेट ऑफिसेज वाला, मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करते हैं लोगों को. यस यस हाँ, मैम। ठीक है. तो इसे मैंने आपको ये भी बताया कि इससे आपके पास एक स्कोप हो जाता है कि अगर आप जो है आप इसमें एक्सपर्टीज़ है आप में, और आपके अंदर ये है कि आप लोगों को इकट्ठा करके सिखा सकते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कोई भी इंसान अगर चाहे तो सीख सकता है. कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बट इंटरेस्ट होना मेन चीज़ होती है. तो इसके अलावा हाँ, मैं ये बता रही थी कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपकी मतलब बारिश हो जाए, आप सोचो कि पानी इकट्ठा हो जाता है और ये सब होता है, तो वहाँ पे ये एक बहुत ही मुश्किल और रिपीटेड टास्क होता है. ऐसी कंट्री जहाँ पे गंदगी मिट्टी नहीं है, वहाँ पे इतना बार बार उनको मेंटेन करने के लिए इतना चैलेंजिंग नहीं होता. पर एक इंडिया जैसी कंट्री जहाँ धूल मिट्टी गंदगी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो आपको बार बार वो चीज़ को ध्यान में रखना. जैसे मान लीजिए बारिश आ गई, कीचड़ हो गया, तो उसके बाद वो सारा उन्हें बार बार क्लीन करना है, ताकि एस्थेटिक्स जो है उस होटल की ख़राब ना हो, और अंदर रहने वालों को ये चीज़ फील ना हो कि वो जो है ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, ताकि वो इस चीज़ अवॉइड ना करें. स्पेशली टूरिस्ट लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. In order to provide valuable services to the client, it is essential to plan and organize the department with various sections and of trained staff. तो proper training देनी पड़ती है और बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोलैबोरेट करना पड़ता है. जैसे कि लॉन्ड्री है, अगर आप कोई इनकी वो जो है टाल्स वगैरह और ये सब जो है क्लीन करने हैं, तो ये काम लॉन्ड्री में जाएगा, तो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के साथ आपको करना पड़ेगा. आपको फ्रंट ऑफिस में जाके अगर वहाँ करने हैं, फ्रंट ऑफिस के साथ करना पड़ेगा डील. तो सबके साथ मिलकर जो है उनको उनके साथ डील करना होता है, और उनके साथ जो है ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है. अब फंक्शंस ऑफ जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं, इसमें आपका आएगा. पहली चीज़, as the prime function is to maintain cleanliness and space hygiene, it is responsible for the following: cleanliness of public area and guest rooms. गेस्ट रूम भी साफ़ करने होंगे और पब्लिक एरियाज भी, जैसे बालकनी हो गई या जो आपका रिसेप्शन एरिया हो गया. सप्लाई एंड अपकीप ऑफ लॉन्ड्री एंड एक्सचेंज ऑफ वेरियस लिनन एंड यूनिफॉर्म्स. अपनी यूनिफॉर्म्स भी क्लीन करनी है, और जो है लॉन्ड्री के साथ जो डिपार्टमेंट के साथ में करना है कोलैबोरेट. इंटरनल फ्लावर अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल लैंडस्केप और गार्डन. इंटरनल अरेंजमेंट चाहे वो उसकी हो, लिविंग हॉल की हो, चाहे रिसेप्शन की हो, चाहे जो है बैल्कन उसकी हो, क्या कॉरिडोर की हो, चाहे रूम्स की हो, हर जगह फ्लावर अरेंजमेंट को देखना होता है. इसके अलावा एक्सटर्नल स्पेस, जैसे कि अगर लॉन है, गार्डन है, वहाँ पे उसको भी फ्लावर अरेंजमेंट देखनी होती है. Coordination and communication with other departments such as front office, restaurant, engineering, accounts, etc. Through control desk.
पेस्ट कंट्रोल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो ये सब इसकी ड्यूटीज़ में आता है। In order to perform these functions efficiently, the housekeeping department is divided into sections। अभी housekeeping की क्या कैटेगरीज होती हैं ये पता होनी चाहिए। पहला आपका है हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क, जहाँ से सारे काम शुरू होते हैं, जहाँ ड्यूटीज़ दी जाती है, असाइन की जाती है। कंट्रोल डेस्क हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, ठीक है। वो यानी कंट्रोल डेस्क यानी कि नियंत्रण डेस्क। यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है अलग अलग पार्ट्स में कि इसको यहाँ जाना है। हाउसकीपिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे प्लान किया जाता है कौन क्या काम करेगा आज के दिन में, वही जैसे हमने उसमें किया था रिसीविंग के टाइम पे कि कौन कौन ड्यूटी पे होगा। मैनेजर का जो काम होता है वही मैनेजमेंट में आएगा, ड्यूटी लोगों को असाइन करना। गेस्ट रूम ब्रिगेड यानी कि जो है स्पेशली गेस्ट की जो है क्लीनलीनेस और हाइजीन का ध्यान रखने वाले लोग, सब वो सिर्फ गेस्ट रूम ब्रिगेड में आती है। पब्लिक एरिया ब्रिगेड जो होती है वो जो ओपन एरिया, पब्लिक एरिया जहाँ लोगों की मूवमेंट होती है, तो ये फॉयर, लॉबी, फ्रंट ऑफिस और बाकी ये सब कॉमन एरिया आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उसको समझ आ रहा है अमृता आपको? कोई लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ठीक है मैम थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर हाँ, दीजिए। मैं टर्म्स इसीलिए हिंदी में साथ में बता रही हूँ आपको, हिंदी के टर्म्स देखनी है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड यानी पब्लिक एरिया ब्रिगेड, जहाँ पे आपका पार्श्व क्षेत्र, प्रतीक्षा कक्ष, ये सब आता है। प्रमुख कार्यालय, ये ना जहाँ पे लोग जो हैं बैठे होते हैं, बेसिकली जहाँ लोग की मूवमेंट होती है, चलते फिरते रहते हैं, जहाँ पे वो अपना रूम के अलावा जिस एरिया में वो रहेंगे वो सब में उनकी पब्लिक एरिया में आएगा। हॉर्टिकल्चर एंड फ्लावर अरेंजमेंट टीम, अब इसमें आपका सॉरी ये वाला रह गया शायद। लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम कोऑर्डिनेट्स विद लॉन्ड्री, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्लीन लिनन टू एंटायर एस्टेब्लिशमेंट एंड यूनिफॉर्म फॉर ऑल स्टाफ। तो जितने भी मान लीजिए टेबल क्लॉथ हो गया, जो वहाँ का कर्टन्स हो गए, जितने भी एरिया के होते हैं वहाँ पे वो लिनन और वर्दी क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है। उनको प्रोवाइड भी किए जाते हैं, मतलब जैसे कि अगर किसी रूम से डिमांड आई कि उनके टाल्स ख़त्म हो गए या उनकी जो बेडशीट चेंज करने की ज़रूरत है तो वहाँ से प्रोवाइड की जाए, ठीक है। समझ आया? फिर उसके बाद है उद्यान तथा पुष्प प्रबंधन टीम, ये आपका आता है जो भी आपका लैंडस्केप वाला पोर्शन हो गया, जहाँ पे भी जो लॉन है, गार्डन है, वहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट जो भी देखने वाला काम आ जाता है। लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन यानी जहाँ पे अगर किसी का कुछ गुम जाता है, खोया या पाया विभाग जिसे बोलते हैं, कि अगर कोई गेस्ट अपना कुछ भूल जाता है या कुछ उसका गुम जाता है तो और किसी को कुछ ऐसी चीज़ मिलती है वो वहाँ पे जाके रीच कर सकता है। तो ये भी इसी में हाउसकीपिंग के अंडर ही आती है। स्टाफिंग पैटर्न मैं आपको समझा चुकी थी कि क्या है कि इसके अकॉर्डिंग हायरार्की चलती है। वहाँ पे कार्यपालक, गृह अनुरक्षक मेन होते हैं। उसके बाद इंटीरियर आता है, आंतरिक सज्जाकार। मैं आपको बताया था कि ये जो इनकी रिक्वायरमेंट डेली नहीं पड़ती बट ओकेजनली पड़ती रहती है। जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आ गया, तो थोड़ा सा चेंजेस होंगी। दिवाली आ गया तो दिवाली पर अलग चेंजेस होंगे, ट्रेडिशनल चेंजेस होंगी। तो इस तरीके के लिए इंटीरियर यानी आंतरिक सज्जाकार की ज़रूरत पड़ती रहती है। सहायक गृह अनुरक्षक, दैट मीन्स असिस्टेंट हाउसकीपिंग, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर जो होता है उसी के अंडर आता है। उसके बाद आपका यही वही है गृह अनुरक्षक नियंत्रण डेस्क, यानी जो हम पे हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क, जहाँ से सारे अब यहाँ से टास्क दिए जाएंगे कि इसको क्या काम करना है। तल पर्यवेक्षक जो है वो रूम्स वाले जो अलग अलग फ्लोर पे कौन क्या काम करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक एरिया वाला आपको बता ही चुकी थी मैं कि पब्लिक एरिया में जो जो होंगे उनके हेड होते हैं और फिर उनके अंडर जो मेन लोग काम करने वाले होते हैं। वही आपका गार्डनिंग वाला आ गया, माली जिसे बोलते हैं, और लिनन वगैरह जहाँ से चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं अगर किसी को कुछ भी चाहिए हो तो। गृह व्यवस्था विभाग की अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये आपको आ सकती है। अब ये क्वेश्चन घूम के आता है कि कोई पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि ये जॉब कर रहा है कोई, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं
और दूसरा आपको पहले मैंने ये लास्ट में भी उसमें भी बताया था आपको सेम चीज़। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें कि आपको जो है ये जॉब बता दी जाती है कि ये जो है इंचार्ज है इस चीज़ का, बताओ इसको क्या क्या काम करने होंगे। या उल्टा आता है कि एक आपका दोस्त है वो ये काम करता है, आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या पोजीशन पे है वो, तो वो करके और उसे बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही आपकी जो है जॉब्स एंड स्किल्स वाला जो पोर्शन, करियर एंड ऑल ऑप्शन में जिस तरीके से आपको आता है। तो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, एग्जीक्यूटिव वही हमने बताया, कार्यपालक गृह अनुरक्षक, ये क्या करते हैं, ये करते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ मैन पावर, मटेरियल, मनी, टाइम एंड अदर अवेलेबल रिसोर्सेज। तो लोगों को क्या काम करना है, कितना पैसा खर्चा होगा, किस में खर्च होगा, कितने टाइम में ख़त्म होगा, ये सब चीज़ जो है मैनेज होती है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, जो हमने सबसे पहले यहाँ हायरार्की में पढ़ा था। असिस्टेंट उनकी का जब उनकी शिफ्ट नहीं होती है या उनके एब्सेंस में काम करता है। फिर इसका डेस्क कंट्रोल सुपरवाइज़र, यहाँ से कोऑर्डिनेशन चलता है, ठीक है, यानी डेस्क नियंत्रण पर पर्यवेक्षक, यहाँ से काम चलता है कि कौन आज किस जगह पे काम करेगा, ठीक है, और फुल ड्यूटी जो है मेंटेन हो ये चीज़ का। फ्लोर सुपरवाइज़र जो है हर फ्लोर पे देखते हैं कि सही हो काम हो रहा है या नहीं। रूम अटेंडेंट जो रूम में जाते हैं, उनके गेस्ट रूम और बाथरूम्स में चेक करते हैं एक्टिविटीज़ जैसे वो नॉर्मल क्लीनलीनेस वाली, हाइजीन मेंटेनिंग। पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र वही सेम चीज़ पब्लिक एरिया में करते हैं। फ्लोरिस्ट गार्डनर जो गार्डन मेंटेन करके रखते हैं, या फ्लावर अरेंजमेंट जो इंटीरियर में देखते हैं। लिनन रूम यूनिफॉर्म सुपरवाइज़र जो है सप्लाई को देखते हैं कि कहीं पे किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, ठीक है, वही चीज़ हमने इसमें भी करी थी। क्लीनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस होटल, हैंस इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच। अब देखो प्लानिंग क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए गेस्ट आ रहे हैं और उस टाइम पे सफाई हो रही है तो वो एक अच्छा इमेज नहीं आता, तो इसीलिए सही टाइम पे किस टाइम पे कौन सी जगह पे होगी जब सबसे कम क्राउड होगा, ये भी मेंटेन करना पड़ता है। तो क्लीनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस होटल, hence it involves planning and having a well organized approach in selecting staff and practical housekeeping operational skill and correct cleaning procedure and skill to do the task well under qualified supervisor to ensure quality service। तो वही क्वालिटी सर्विस के लिए ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सुपरवाइज़र अच्छा होना चाहिए। अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स, टूल्स, ऐसी चीज़ें मान लीजिए जैसे एकदम से किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो उसके लिए जो टूल्स है जैसे वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत है, तो इन सब टूल्स भी उनके पास होने चाहिए। क्लीनिंग सॉल्यूशंस एंड नॉलेज, अब कौन सी चीज़ अगर मान लीजिए कोई किसी पर्टिकुलर टाइप का कहीं स्टेन लग जाता है तो उसको, वही हमने जो स्टेन रिमूवल मेथड्स करी थी वो इसलिए क्योंकि कहाँ पे कौन से टाइप के स्टेन कौन से फैब्रिक पे लगा है उसे कैसे रिमूव होगा। सेम इसी के साथ भी अगर बेटा ये अभी जिसने ज्वाइन किया है ये थर्ड टाइम ज्वाइन कर रहे हो, क्या नाम है बेटा आपका? THV। मैम मैं स्नेहा मैम, मैंने सेकंड टाइम ज्वाइन नहीं किया है, ये ऐसे दिखा रहा है पता नहीं क्यों। मेरे सेम नाम से तीसरी बार मैंने वो करा है मैम ज्वाइन ये मैं करना। ही हूँ, एक सेकंड मैम, मैं एक ही हूँ पूरी क्लास में, मैम एक बार देख लो आप। अभी ज्वाइन किया, पहले नहीं किया तुमने? मैम मैंने पहले से ज्वाइन कर रखा है। तो फिर ये अब शो क्यों हो रहा है? 2 बार हो चुका है बीच में। मैम मैंने एक बार भी ज्वाइन नहीं किया, बस स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था क्लास के। पता नहीं बार बार आ रहा है THV नाम से। क्लीनिंग ऑफ वेरियस सर्फेसिस क्या, और इसी तरीके से जैसे हम कपड़े पे स्टेन रिमूवल मेथड्स यूज़ करते हैं वैसे ही अलग अलग टाइप के फ्लोर पे किस तरीके के जो है सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी वो सब भी आएगी, ठीक है। कहाँ गया? स्पेशलाइज्ड टूल क्लीनिंग सॉल्यूशन एंड नॉलेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। द क्लीनिंग एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड इधर ऑन डेली, वीकली एंड मंथली सीजनल बेसिस। किस जगह पे क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है कि जो डेली होंगी, वीकली बेसिस पे होंगी, मंथली होगी या सीजनल बेसिस। जैसे कि मान लीजिए जो क्या बोलते हैं डस्टिंग वगैरह है वो जो है डस्टिंग और नॉर्मल क्लीनिंग जो है वो डेली हो सकती है, बट अगर मान लीजिए रूफ क्लीन करनी है तो वो वीकली या मंथली बेसिस पे भी हो सकती है। सीजनल बेसिस पे मान लीजिए कोई प्रॉपर वही है फेस्टिवल कोई है उसके रिलेटेड होते हैं, जैसे आप नॉर्मली अपने घर पे भी करते हो ना
कि अगर आप सीज़न चेंज हो रहा है, विंटर से समर आ रहा है या समर से विंटर आ रहा है, तो आप जो भी कपड़े होते हैं वो निकालते हो, फिर सब कुछ चेंज करते हो। इसी तरीके से होटल्स जैसे एस्टेब्लिशमेंट में भी सीजनल बेसिस पे भी क्लिनलीनेस होती है। Cleaning of various surfaces in hotel is done with suitable tools, cleaning solution, specific method, various materials and finishing for wall, floor, countertop, furniture are wood, granite, marble, ceramic tiles, stones, linoleum, प्लास्टिक, विनाइल, फाइबर ग्लास, मेटल्स, लेदर। तो हर तरीके की जो है सरफेसेस को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हर सरफेस को करने के लिए जो है वो पर्टिकुलर टूल की ज़रूरत होगी। नॉर्मली इक्विपमेंट्स क्या यूज़ किए जाते हैं, एक एक नंबर का देखो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कॉमन इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर, ब्रशेस, ब्रूम्स, मॉप्स, कंटेनर्स, क्लीनिंग क्लोथ्स, बेसिक बहुत ही चीज़ें तो घर पे भी हमें पता होता है क्या क्या है। कुछ चीज़ों को पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, जैसे फर्नीचर हो गया, उनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। कोई स्टेन है उसको एसिड या लिक्विड से निकालने की ज़रूरत पड़ती है, किसी के लिए सोप से हो जाते हैं। तो ये मैम सब आप क्लीनिंग ये एजेंट मैम आप ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हाईलाइट कर दो। यही है बेटा, इनके जो ये इसमें टाइलिक्स में लिखे हुए हैं ना कि किस किस चीज़ को किस किस में क्या क्या ज़रूरत होती है, ये वाले। ठीक है। ओके मैम। वेरियस मटेरियल्स, एक नंबर का क्वेश्चन कि क्या क्या मटेरियल्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, तो वही ये सब मटेरियल्स हो गए। इक्विपमेंट्स जो आपका यही सब आ गए, ये सब इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। क्लीनिंग एजेंट्स जो हैं ये सब हो गए। बस ये 1 मार्क के आपके जो इटैलिक्स में लिखे गए हैं ये पढ़ लो। वैसे कॉमन है, ये हमें ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, बट एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। तो ये हमारा फिर द लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। लॉन्ड्री में बी डन डन इन द डिपार्टमेंट इफ फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड, अदरवाइज कैन बी गिवन। हाँ, अब जो है ये हमें अभी एक चैप्टर और आएगा जो हमें अभी कवर, 2 चैप्टर जो हमारे बच्चे हैं उसमें हम जो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं फैब्रिक्स और जो टेक्सटाइल मेंटेन करने के लिए, उसमें हम ये कवर करेंगे पूरा कि जहाँ पे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जो है 2 टाइप से चलते हैं। या तो उनका खुद का लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे क्लीनलीनेस वो जो कपड़े धोने का काम ये सब चलता है, और अगर मान लीजिए कि वो जो है इतना उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो प्रॉपर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करें इसके लिए, वो लोग इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो अलग अलग लॉन्ड्री इस्टेब्लिशमेंट्स को, जो जहाँ पे वो डे टू डे बेसिस पे सेम यही चीज़ हॉस्पिटल्स भी करते हैं, यही चीज़ होटल्स भी करते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो अपना सारा का सारा जो भी लॉन्ड्री का सामान होता है वो एजेंसी को देते हैं, जहाँ पे ये सब चीज़ें धोई सुखाई दाग वगैरह निकाले जाते हैं और फिर उनको वापस टैग किए जाते हैं स्पेशली कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है, और वो टैग एज इट इज़ उनको लगा कर में दिए जाते हैं ताकि चीज़ें गुमे भी ना। ठीक है, तो flowers are used to enhance the aesthetic appeal of various interior spaces. The establishment may give a contract to florist। ये सेम चीज़ अगर आप या तो डायरेक्ट एम्प्लॉय लोगे या फिर किसी फ्लोरिस्ट के साथ आप जो है किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखोगे जो कि ये फ्लावर अरेंजमेंट और जो गार्डनिंग का काम देखेगा। ठीक है, इन मैनी होटल स्टाफ इज ट्रेंड फॉर environmental conservation and eco-friendly practice such as using 100% organic cotton bedsheet, chemical free laundry cycle and using agents that are non-toxic, water-based and hypoallergenic and biodegradable. Cards are put on hotel rooms urging the reuse of towels, promoting saving naturally। तो थोड़ा एनवायरनमेंट सेव करने के लिए प्रैक्टिसेस भी फॉलो की जाती है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ पे इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा। तो इसीलिए जो है बेडशीट्स जो हैं वो 100% कॉटन की होनी चाहिए, सो दैट जब वो ख़राब हो जाएं तो वो ज़्यादा, जैसे कि अब हमने इसमें भी पढ़ा था लास्ट ईयर कि जो आपके सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो बेसिकली केमिकल से बनते हैं। अब आप यूज़ तो उसको कर लोगे पर जब वो ख़राब हो जाएंगे तो आप उसको डिस्पोज कैसे करते हो।
आप डिस्पोज अगर करते हो और वही केमिकल्स आप एनवायरनमेंट में डाल देते हो तो वो फिर जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, क्योंकि बेसिकली प्लास्टिक की तरह ही होते हैं। जैसे प्लास्टिक ख़राब हो जाता है, उसी तरीके से प्लास्टिक को वो उसमें डिकम्पोज होने में जिस तरीके से बहुत टाइम लगता है, सिमिलरली जो आपके सिंथेटिक कपड़े हैं उनको भी डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल फाइबर से बनी हुई है हमें चीज़ें मटेरियल यूज़ करना चाहिए। एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो क्लीनिंग के लिए हो या फिर कपड़े धोने के लिए हो, तो दोनों के लिए नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। वाटर बेस्ड जो ज़्यादातर पेट्रोलियम बेस्ड अगर हम कोई चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी एनवायरनमेंट पोल्यूशन करते हैं। हाइपो एलर्जेनिक हो, एलर्जिक ना हो कोई, क्योंकि उससे किसी को स्किन रैश या किसी तरीके की एलर्जी हो सकती है। बायोडिग्रेडेबल हो, जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। कार्ड्स और पुट ऑन होटल्स यही है कि वो कोशिश करते हैं कि बार बार अपने उनको गेस्ट को भी प्रमोट करते हैं कि चीज़ों को रीयूज़ करें, बार बार उनको धोने के लिए ना फोर्स करें, क्योंकि अगर जितनी बार आप उनको धोएंगे उतना वाटर भी वेस्ट होगा और ये केमिकल्स भी, डिटर्जेंट्स भी यूज़ होंगे। ठीक है, तो एनर्जी सेविंग और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती है। जो लास्ट इसमें डिपार्टमेंट हमारा बचा है वो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट है। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट जो होता है बेसिकली हमारे रेस्टोरेंट वगैरह इसमें कवर होते हैं। द फूड एंड बेवरेज इज मुझे फॉर द सेल ऑफ फूड एंड बेवरेज। अब इसमें एक तो कुक्ड फूड वाला आता है और दूसरा जहाँ पे आप जो जैसे कि स्नैक्स वगैरह ये सब भी ले सकते हो। ठीक है, The relevant service department involves the kitchens, banquets, restaurant, room service, stewarding and bar, coffee shops, etc. ये सब भी इसमें डिपार्टमेंट्स जो होते हैं। इसमें आपका किचन हो गया जहाँ पे खाना पकता है, जहाँ से आपने ऑर्डर किया, ठीक है, या बैंक्वेट्स होते हैं। बैंक्वेट्स सब देखिए, जो शादी वगैरह में बैंक्वेट्स में जाते हो वहाँ पे क्या कौन सी सर्विस होती है, बुफे सर्विस होती है। रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे आप सिटिंग अरेंजमेंट होती है। रूम सर्विस जहाँ पे आप खाना आपको आपके रूम में जाके दिया जाता है। स्टीवर्डिंग एंड बार, कॉफ़ी शॉप्स जो हैं ये वही आपकी कॉफ़ी शॉप्स हो गई, चाय शॉप हो गई, या जो अल्कोहल बेवरेजेस के लिए भी अलग से ये होती है। तो किचन इज़ द प्लेस वेयर फूड इज़ प्रिपेयर्ड। In large hotels, the kitchen may have independent section for various aspects related to food preparation, such as butchery, बेकरी, कन्फेक्शनरी। अब इनमें भी जो किचन होते हैं डिपार्ट सब सेक्शंस होते हैं। बेकरी हो गया, बुचरी जहाँ पे स्लॉटरिंग वगैरह होती है, बेकरी हो गई, कन्फेक्शनरी हो गई, वही टॉफ़ी कैंडीज़ वगैरह बनाने के लिए ये डिपार्टमेंट अलग है। वेजिटेबल्स अलग जगह बनेंगे, नॉन वेज अलग जगह बनेगा। सूप सेक्शंस हो गया, पेंट्री जहाँ पे जो सारा किराना जो होता है वो स्टोर किया जाता है, हॉट रेंज एंड सो ऑन। इन स्मॉलर होटल्स द किचन वुड कंबाइन द सेक्शंस। जैसे हमारे घर का किचन होता है उसी तरीके से छोटे होटल्स में इस तरीके का होता है, बड़े होटल्स में प्रॉपर सेक्शन डिवाइड होते हैं। इन लार्ज एस्टेब्लिशमेंट्स देयर कुड बी वेरियस स्टाफ किचन क्रू इन द किचन। अलग अलग किचन होते हैं। अब ये अंडरलाइन कर लीजिए। द एग्जीक्यूटिव शेफ डे कुजीन जो है ये हेड किचन का होता है, ठीक है, जो कि सारे वही मैनेजर हो गया बेसिकली। तो हर डिपार्टमेंट का हमने मैनेजर पढ़ा, तो एग्जीक्यूटिव शेफ को क्या बोला जाता है, शेफ डे कुजीन। ये अंडरलाइन कर लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। कर लिया सबने? मैम हिंदी मीडियम में शेफ डे कुजीन ही बोलेंगे बेटा हिंदी मीडियम में भी। तो सबसे ऊंचे दर्जे का जो होगा ये रहा। सो कुछ पर्यवेक्षक जिन्हें शेफ डे पार्टी अलग हो गया, शेफ डे कुजीन कहाँ गया। रसोई घर में प्रमुख होता है, जैसे ये कार्यपालक, ये है कार्यपालक रसोइया। एग्जीक्यूटिव जो आपका शेफ है वो प्रमुख होता है, ठीक है। याद रखना शेफ डे कुजीन ये
टर्म आती है ये कौन होता है, कि जो कोई सिर्फ इटैलिक्स में लिख के वो दे देंगे कि ये कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, प्रमुख रसोइया या फिर जो है एग्जीक्यूटिव शेफ। इट इज़ द हेड ऑफ द किचन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग। अभी इसकी क्या ड्यूटीज़ होती है शेफ डे कुजीन की? प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना एंड कंट्रोल करना जो भी किचन में काम हो रहे हैं, कि कौन क्या काम करेगा, कि क्या क्या चीज़ें बनेंगी, किस जगह पे क्या बनेंगी, ये सब ऑर्गेनाइज करके। द नेक्स्ट इज़ द डेप्यूटी शेफ़। इसके नीचे कौन आते हैं? डेप्यूटी शेफ़। डेप्यूटी शेफ़ को व्यवस्था करके नियंत्रण करने का होता है। इसके बाद उप रसोइया, ठीक है, डेप्यूटी शेफ़ यानी कि उप रसोइया। द नेक्स्ट देयर आर सुपरवाइजर फॉर सम सेक्शंस ऑफ द किचन कॉल्ड शेफ डे पार्टीज, ठीक है। अब ये जो है ये सुपरवाइज़र होते हैं जो कि मेन जो कुक होंगे उनको वो सुपरवाइज करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? शेफ डे पार्टी कहा जाता है। जो कि मेन जो रसोइये जो खाना एक्चुअल में बना रहे हैं उनको सुपरवाइज करते हैं। सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है? शेफ डे कुजीन, उसके बाद डेप्यूटी शेफ, उसके बाद शेफ डे पार्टीज और एंड में कुक्स आ गए, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनेक रसोइये होते हैं जो खाने की सामान्य वस्तु बनाते हैं। द रेस्टोरेंट पर्सनल कोऑर्डिनेट क्लोजली विद द किचन फॉर सप्लाई ऑफ। अब ये जो है जो रेस्टोरेंट के जो लोग हैं वो किचन के साथ ऑर्डर्स वगैरह के लिए बाकी के जो एम्प्लॉयज जैसे कि जो वेटर्स वगैरह हो गए वो इनके साथ होते हैं। इसके अलावा किचन स्टेवर्डिंग इज कंसर्न विद द स्टोरेज, मेंटेनेंस एंड क्लीनलीनेस एंड इशू ऑफ कटलरी, क्रॉकरी। अब ये किचन स्टेवर्डिंग क्या होता है ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। रसोई की व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पे जो भी अब सामान होगा किचन के लिए जिनमें पकाने के लिए चाहिए, सर्विंग के लिए चाहिए, वो सब क्रॉकरी वगैरह, कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर, रेस्टोरेंट, ये सब यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन द किचन एंड टू वॉश पॉट्स एंड पैन्स यूज। दिस इज़ द डिपार्टमेंट, वो जो आपका सिंक होता है बेसिकली, और जहाँ पे आप वो सब रखते हो सामान, वो आपका किचन स्टेवर्डिंग होगा। दिस डिपार्टमेंट में हैव एन एग्जीक्यूटिव किचन। अब इसमें भी एग्जीक्यूटिव किचन स्टेवर्ड होता है, जो हेड होता है किचन स्टेवर्ड होता है। फिर इसका डिश वॉशर होगा, पॉट वॉशर होगा एंड यूटिलिटी वर्कर्स टू क्लीन द किचन। यही सेम हायरार्की होती है यहाँ पे भी। दोस्त वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट मस्ट हैव हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रूमिंग, हाइजीन। अब ये क्योंकि जो है सफाई से रिलेटेड है तो इनका हाइजीन खुद की मेंटेन होनी चाहिए, ग्रूम प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, हाइजीन और सैनिटेशन होने चाहिए, और गुड मैनर्स और बेसिक एटिक्वेट्स होने चाहिए इनके अंदर। तो स्किल में इनके ये चीज़ आ गई, प्रॉपरली ग्रूम्ड हो, हाइजीन प्रॉपर फॉलो करे, अच्छे सैनिटेशन फॉलो करे, हाथ धोते रहें बार बार, मैनर्स अच्छे से हों, बेसिक एटिक्वेट्स हो। ये बेसिकली होटल बिजनेस में एटिक्वेट्स, मैनर्स, सैनिटेशन, ग्रूमिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे नहीं है कि आप कैजुअली जाके होटल बिजनेस मेंटेन कर पाएंगे, इसीलिए जो भी होटल मैनेजमेंट करते हैं वो प्रॉपर आपको फॉर्मल ड्रेसेस में ही दिखेंगे। हमेशा उन्हें फॉर्मल में किस तरीके से कपड़े मतलब प्रिपेयर रहना है, कैसे अच्छे से लोगों को डील करना है, कैसे बात करनी है, वो चीज़ पे हमेशा उनका मेन फोकस रहता है। Each hotel serves a different variety of food and beverage to the customer. Restaurant is a commercial facility that provides food and beverage to the customer. अब रेस्टोरेंट्स क्या होते हैं कि ये होटल्स में ही कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट्स को। इनका ऑनर कोई और होता है बट ये होटल के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं। इट इज़ इक्विप्ड विद डाइनिंग टेबल्स, चेयर्स एंड अदर रिक्वायरमेंट। यही आप कैफ़े, रेस्टोरेंट्स देखे होंगे आपने, ये सब इसमें आता है। इट इक्विप्ड विद डाइनिंग टेबल्स, चेयर्स, रिक्वायर फर्नीचर, क्रॉकरी, कटलरी, लिनन, डेकोर वेरिंग इन क्वालिटी एज सूटेड फॉर टू द ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। द रेस्टोरेंट हैज़ वेरियस, उनके खुद के अपने स्टाफ होता है। रेस्टोरेंट का एक मैनेजर होता है, रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर फंक्शनिंग देखता है। तो हायरार्की में भी यहाँ पे आ गया। अब रेस्टोरेंट का मैनेजर जिसके अंडर जो है फंक्शनिंग द सीनियर रेस्टोरेंट सुपरवाइजर एंड हेड वेटर
अब ये दो टीम में रेस्टोरेंट मैनेजर के नीचे दो आते हैं, रेस्टोरेंट सुपरवाइजर और हेड वेटर। वेटर जो है वही किचन का काम सर्विंग का काम देखेगा, और सुपरवाइजर जो होगा वो सबकी ड्यूटीज असाइन करेगा। टीम ऑफ वेटर्स, अब वेटर के अंडर वेटर्स स्टेवर्ड्स आते हैं, वो एक्चुअली सर्व द फूड, एंड द असिस्टेंट वेटर्स हु क्लीन्स द टेबल। They see that the standards of cleanliness, hygiene and services are maintained. They have the smiling, courteous to the guests and possess a good manners etiquette, and they should also have thorough knowledge of way of serving the food. अब जैसे कि मान लीजिए कुछ फूड जो होते हैं पर्टिकुलर तरीके से सर्व किए जाते हैं, जैसे किसी को अगर कोई बहुत ज़्यादा वो है इस तरीके का फूड है जो कि प्रॉपर आपको एक ही प्रेजेंटेशन जो होगी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए कि एक ही अमाउंट में देना है, या अगर कोई बिल्कुल हॉट है तो वो बिल्कुल हॉट सर्व करना है, किसी को कंबाइन करना है, 4 फूड है तो वो टेबल पे जाके ही कंबाइन होंगे। तो इस तरीके की उनको ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए कि किस फूड को किस तरीके से प्रेजेंट किया। ओवरऑल जो है उसको मिक्स करके देना होता है तो वो वहीं से इस तरीके से आएगा, कोई डेस्क पे जाके टेबल पे जाके उसको कंबाइन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती है इनको, तो इसीलिए ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट इसके बाद आता है। अ होटल हैज़ अदर डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड आर इन्वॉल्व इन अदर ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द होटल। दीज डिपार्टमेंट्स, अब ये सारा हमारा रेस्टोरेंट किचन वगैरह वाला हमारा फूड एंड बेवरेज हो गया। फूड एंड बेवरेज हमारे 2 थे, रेस्टोरेंट्स, किचन स्टीवर्डिंग और हमारा मेन किचन था। ठीक है। सपोर्ट सर्विसेज में आपका आता है फाइनेंस, अकाउंट्स, इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स। ये सारे बैक फ्रंट ऑफिस जो बिल्कुल सामने नज़र आते हैं, अब ये जो होते हैं ये बैक ऑफिस होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैक ऑफिस में क्या क्या वो करते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। फ्रंट ऑफिस हम कर चुके हैं, जो क्लियर नज़र आ रहे होते हैं, जो डील करते हैं डायरेक्ट गेस्ट के साथ। और जो बैक ऑफिस वाले होते हैं वो जो कैसे फंक्शन हो रहा है एक्चुअल में, होटल कितना कमा रहा है, कैसे करना है, वो सब होता है। तो फाइनेंस आता है जो पैसे मैनेज करते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट्स होते हैं कि पैसे अरेंज करना और जितने आ गए उनको मेंटेन करना, कहाँ से आएंगे पैसे कब चलाने के लिए, और जितने आ गए हैं वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होंगे। इंजीनियरिंग, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है होटल का, या जो भी मान लीजिए सब कुछ फंक्शनिंग सही चल रही है, सारे वॉशरूम प्रॉपर फंक्शनल हैं, सारे किचन प्रॉपर फंक्शनल हैं, सब लाइटिंग और ये सब चीज़ें इंजीनियरिंग के अंडर आती हैं। जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे चलेगा वो सब इसके अंडर आएगा। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वही कितने लोग कहाँ से हायर होंगे, किस डिपार्टमेंट में आएंगे, सबको सही। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो जॉब्स के लिए हायर करते हैं, जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आता है। और जिनको जॉब मिल जाती है उनको खुश रखने का कि वो सेटिस्फाइड रहें और ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहे। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपका आता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में आपका कि कैसे आप होटल को प्रमोट करोगे, तो जो एडवर्टाइजमेंट होती है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, ये सब सेल्स एंड मार्केटिंग में आता है। अगर कोई आपका वहाँ पे होटल आपने खोला हुआ है तो वो भी सेल्स एंड मार्केटिंग में आएगा। कोई किसी को वो देने हैं, आपने बिड्स लगानी है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, वो भी इसका सेल्स एंड मार्केटिंग में आएगा। Thus, a hotel has various departments having complex relationship amongst them. The smooth functioning of organization requires efficient management of man, material and other. तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक तो जो ह्यूमन रिसोर्स की जो इंसान को काम दिया है वो उसको सही काम दिया जाए। अगर कोई इंसान जिसका इंटरेस्ट फूड एंड बेवरेज में है उसको वो काम ना देकर उसको हाउसकीपिंग में रख लिया तो वो गलत होगा, क्योंकि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको फूड बेवरेज में रखना चाहिए। मटेरियल्स यानी जो जो आपके पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं उसका सबसे जुडिशियस यूज़ करना, सबसे अच्छे तरीके से मैक्सिमम भी यूज़ करना, और इतना कि वो जो है नुकसान ख़राब भी जल्दी ना हो और सही तरीके से हो। एंड बाकी के जो भी रिसोर्सेज जैसे पैसे हो गए, ये सब भी हमारे सही तरीके से सही जगह पर लगाने, वो सब हमारा मैनेजमेंट अगर हमारी सही है तो हमारा जो होटल है वो प्रॉपर चलेगा। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, ये हम अपना हमने लास्ट ईयर वाले अपने 11th क्लास में भी हमने ये किया था कि मैनेजमेंट के क्या स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, तो इससे रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है फिर से, क्योंकि आपका इस चैप्टर में भी कवर है कि मैनेजमेंट
के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग, फिर अब हमने इतने डायरेक्ट में से 5 स्टेप्स पढ़े थे लास्ट ईयर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, ये हमने 4 किए थे ना। अब इसमें क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अब इम्प्लीमेंटिंग में आ गया कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ये सारा इम्प्लीमेंटिंग की सब कैटेगरीज हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग एंड फिर इवैल्यूएशन, प्लान करना प्रॉपर, उसको कैसे कौन सा स्टेप पहले होगा, क्या क्या होगा, कितना कौन कौन करेगा, वो प्लानिंग में आ गया। किसके कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, कितना टाइम किसको देना, वो ऑर्गेनाइजिंग में आता है। इम्प्लीमेंटिंग में आपका कोऑर्डिनेट करना लोगों के साथ, स्टाफ को हायर करना, उनको सही ड्यूटी देना, वो सब इम्प्लीमेंटिंग में आता है। कंट्रोलिंग में जो आपने प्लान किया वह एग्जीक्यूट सही तरीके से हो रहा है, वो देखना कंट्रोलिंग में आता है। और इवैल्यूएटिंग फाइनली कि जो अगर आपने सब कुछ हो गया उसके बाद कहाँ कमी रह गई, वो सबको इवैल्यूएट करने में आता है। द यूज़ ऑफ रिसोर्स इन लाइट ऑफ द गोल इंस्टीट्यूशन, ईच ऑफ दिस फंक्शंस में हैव बीन ब्रीफली डिस्क्राइब्ड इन केटरिंग मैनेजमेंट। ये हमारा चैप्टर डिलीट हो चुका है तो ये हम छोड़ देंगे। बेसिकली 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार रखो, स्टेप्स आपके मैनेजमेंट के क्या होते हैं। क्लियर है? Yes, नो, ठीक है। छोटा सा अभी इतना टॉपिक है हमारा करियर एंड स्कोप, आज करना है ये नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ें, बताओ 5 मिनट में वैसे हो जाएगा, मैम करा दो। करा दूँ? यस ठीक है। अब इसका स्कोप आपको सबको पता है, होटल मैनेजमेंट सबने सुना हुआ है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, यस मैम। सबने सुना हुआ है। तो इसके पढ़ाई के लिए आपको होटल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ये तो क्लियर है। दूसरा जो है क्या क्या फंक्शंस होते हैं होटल मैनेजमेंट में, वही है मैनेजमेंट में हमने जितने भी डिपार्टमेंट्स पढ़े वो सब आप कर सकते हैं, आपको बस प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। तो ये आपका स्कोप हो गया। स्किल्स आप कर चुके हैं, स्किल्स में क्या होता है, एक तो वो पर्टिकुलर जो काम कर रहे हैं वो आना चाहिए, वो स्किल चाहिए। दूसरे क्योंकि आप होटल बिजनेस में हो तो आपको वही एटिक्वेट्स होने चाहिए, हाइजीन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर बिहेव कैसे करना है, मैनर्स कैसे रखने, पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, कैसे भी आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो ये मेन कुछ इसमें स्किल्स आ गई जो कौशल आपको एक होटल बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ब्रीफली मैंने बता दिया, एक बार गो थ्रू जाते हैं कि इसमें क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ होटल हैज़ अ हायरार्की ऑफ टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, जूनियर मैनेजमेंट, सुपरवाइजर एंड ऑपरेशनल स्टाफ। वही है आपका जिस तरीके से प्रिंसिपल होती है, हायरार्की में क्या होता है, एक स्कूल है जैसे फॉर एग्जांपल है वो स्कूल का स्कूल से पहले आपके जोन हेड होते हैं, फिर उसके बाद आपके प्रिंसिपल आते हैं, फिर उसके बाद टीचर्स आते हैं। ठीक है, तो वो इसी तरीके से जो है एक होटल अगर चल रहा है तो उसमें मेन कौन होगा, सबसे टॉप मैनेजमेंट के लोग होंगे, फिर वो मिडल मैनेज वो डिपार्टमेंट सेग्रीगेट हो जाते हैं, फिर उनके वो होते हैं असिस्टेंट हो जाते हैं, फिर उनके असिस्टेंट, फिर सुपरवाइज़र जो ड्यूटी बताते हैं उनको कि भाई तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, और फाइनली जो होते हैं ऑपरेशन स्टाफ जो खुद काम करते हैं। ठीक है, तो देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटी एट ईच ऑफ दीज लेवल इन दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अब हर लेवल पे जितना आप एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना आप हायरार्की में ऊपर जाते जाओगे। यूथ फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ वर्कफोर्स। जब आप यंग होते हो, जब आप जस्ट होटल मैनेजमेंट कर आते हो तो आप वर्कफोर्स के पार्ट होते हो। ठीक है, होटल्स प्रेफर यूथ बिकॉज दे हैव हाई एनर्जी टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, क्योंकि सबसे 24 आवर चलने का काम है तो इसीलिए यंगस्टर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और जैसे मिडल एज होते जाते हैं और जैसे एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं वो टॉप लेवल पे जाते हैं, क्योंकि वर्कफोर्स के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। और स्पेशली ये जो डिपार्टमेंट होटल का होता है फुल टाइम स्टैंडिंग बिजनेस होता है, खड़े रहकर करने का काम है, कोई बैठने वाला आपको डेस्क नहीं मिल रहा है यहाँ पे कि आप बैठे हुए और काम कर रहे हो। ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपके खड़े रहकर करने के काम वाले होते हैं, तो इसीलिए उसके लिए आपका एनर्जी, पेशेंस और इतनी कैलिबर होना चाहिए। So they are better informed and have better competencies through advancement in education, और धीरे धीरे एजुकेशन लेते लेते आप वो और ज़्यादा बढ़ सकते हो।
दे आर ओपन टू न्यू आइडियाज़, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। आपकी जल्दी आपको टेक्नोलॉजी, अब जैसे कि अपने सेल्स और मैनेजमेंट में करना है तो अब आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, आपको पता है कि ज़्यादातर जो है लोग आजकल क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन को, उस मीडिया को आप यूज़ करके और अपनी प्रमोशन कर सकते हो। तो इसीलिए आपको लेटेस्ट आइडिया टेक्नोलॉजी, अब जैसे क्लीनलीनेस है, अब रोबोट्स आ गए हैं क्लीन करने के लिए, तो आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो, जल्दी होंगे। और रोबोट्स जो हैं वो करेंगे तो उनको ज़्यादा चीज़ें पकड़ने की ये सब ज़रूरत नहीं है, इंटरनली वो सिस्टम चलता है, तो आप उसके थ्रू क्लीन भी कर सकते हो। तो इस तरीके के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आइडियाज़ वो बता सकते हैं। दे हैव मिशन फॉर सक्सेस एंड हाई मॉनेटरी रिटर्न्स। उनको होता है कि अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, तो इसीलिए मेहनत करके पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं करने के लिए काम। Since hospitality industry is fast growing, there are ample opportunity for you to be absorbed in this field. The fundamentals of hospitality management are applicable to hostels, large hospitals also. ठीक है, तो हॉस्टल्स में भी स्कोप है और लार्ज होटल्स, मतलब हॉस्टल्स लोअर, सबसे लोएस्ट पे आया, और जाते जाते जो है आपका जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह, जो मैंने आपको बताया 5 स्टार जो हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, जहाँ पे भी अब उन्हें प्रॉपर डिपार्टमेंट, सिंपल आपके कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी एक तरीके के अब होटल्स की तरह ही बन गए हैं, वहाँ में भी सारे वही डिपार्टमेंट्स चलते होते हैं, क्योंकि वो भी इस तरीके से फुल टाइम लोगों को चलाते हैं, उनके लिंकेजेस होते हैं होटल्स के साथ, कॉर्पोरेट ऑफिस, वहाँ पे भी स्कोप आपका बढ़ गया है। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। द एसेंशियल कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री आर, वही है, क्या स्किल्स चाहिए, ग्रूमिंग, हाइजीन, ऑर्डरलीनेस, सही तरीके से ऑर्डर में काम करना, मैनर्स, एटिक्वेट, स्माइलिंग फेस, चेयरफुल एटीट्यूड, सेल्फ डिसिप्लिन, वही है, मतलब खुश रहिए, मतलब रहने वाला चेयरफुल एक इंसान, जिससे बात करके लोग को अच्छा लगे, कर्टसी होनी चाहिए, बेसिक लोगों को कैसे रिसीव करना है, कैसे पेश आना है उनके साथ, फिजिकल फिटनेस, एक्टिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, तो अगर आपको लैंग्वेजेस ज़्यादा पता है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। एंड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ आइडियल फ्रंट ऑफिस स्टाफ, हाँ, तो आपको अगर फ्रंट ऑफिस में काम करना है तो ये स्किल चाहिए जिसमें आप डायरेक्ट डील कर रहे हो। Some of the other aspects to be kept in mind by staff are clean and neat, pressed uniform, minimum accessories, well-groomed hair, nails should be clean, properly manicured, and front office staff must be seen at their best at all times, as this projects a good image not only of themselves but of the establishment. अब देखो फ्रंट ऑफिस में आप ये नहीं है मैम, कि your आप, voice is breaking. हेलो, मैम, हाँ जी, हेलो, आवाज़ अब आ रही है? ये सीरियस नेटवर्क इशू यहाँ पे। क्लियर है आवाज़, सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। हाँ, आ रही है, अब ब्रेक हो रही है आवाज़? आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। अब हो रही है? यस मैम, अब सही आ रही है। अब ठीक आ रही है? हाँ, आई वॉज सेइंग कि आप अगर मान लीजिए आप फ्रंट ऑफिस में बैठते हैं, आप Yes, एक ma'am. रिसेप्शनिस्ट हैं और आप जो है बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनकर बैठे हैं, या इस तरीके की साड़ी कोई प्रॉपर चटक सी पहनकर बैठे हैं, या इस तरीके से आप तैयार हैं, वो एक तो ट्रेडिशनल तो सेंस हो गई, पर उसमें क्या होता है कि आप जो सबसे अलग नज़र आते हैं, वो चीज़ होटल मैनेजमेंट में नहीं होती। वहाँ पे आपको एक्सेसरीज मिनिमम रखनी है, सबको एक ही तरीके से तैयार होना है। अगर मान लीजिए साड़ी ट्रेडिशनल भी दिखाना होगा तो वो बिल्कुल प्लेन सिंपल साड़ी होगी और वो सबके लिए सेम होगी। एक ड्रेस कोड जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप होटल बिजनेस में होते हैं तो, ठीक है। इसलिए आप अपनी मर्जी के घर के कपड़े पहनकर वहाँ नहीं जा सकते, अदर अनलेस कि वहाँ कोई थीम चल रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे वो सब चीज़ें मतलब सब जो है एक तरीके के से ही एक जैसे ही लगने चाहिए होटल मैनेजमेंट में, सॉरी होटल बिजनेस में, क्योंकि जो है उससे एक अच्छी इमेज एस्टेब्लिशमेंट की जाती है, ठीक है। सब कुछ और ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा जैसे नेल आर्ट करी है या आपने बहुत ज़्यादा स्टाइल करा हुआ अपने हेयर को, ऐसी चीज़ों को प्रेफरेंस वहाँ पे, ऐसे लोगों को वहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दी जाती, ठीक है। अक्रॉस द कंट्री वेरियस केटरिंग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, वही आपका केटरिंग
हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज अब क्या आते हैं, ये सब हमारे चल रहे हैं, जिसे कर कर आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। पोजीशन इन हाउसकीपिंग अब वही है जितने हमने डिपार्टमेंट्स पढ़े हैं, अब वो आप वही सारे डिपार्टमेंट्स में कर सकते हो जॉब। आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में हायरार्की अलग अलग से शुरू कर सकते हो। बेसिक हाउसकीपिंग से शुरू कर कर आप जो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बन सकते हो, पढ़ाई करके, ट्रेनिंग लेके और एक्सपीरियंस गेन करके। ऑन्टरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ इन हाउसकीपिंग वही है, अपना खुद का एक एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर सकते हो। पोजीशन इन फ्रंट ऑफिस कर सकते हो, वही रिसेप्शन से शुरू करके आगे बढ़ना। ऑन्टरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सप्लाई ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, इसमें भी आपका रिसोर्स मैनेजमेंट में कोर्स आता है आपका फ्लावर अरेंजमेंट का, वो कर सकते हो। अपना खुद का शुरू कर सकते हो, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो होटल्स वगैरह से। स्पेशलाइज इन थीम बेस्ड इवेंट्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वही आपका कई फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो इवेंट ऑर्गेनाइजर भी बन सकते हो, जहाँ पे आप तैयारियां करा सकते हो, जैसे कि फेस्ट वगैरह जैसे वहाँ चलते हैं, कोई पर्टिकुलर शो होता है वहाँ पे, तो इस तरीके के एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है। ठीक है, क्लियर है चैप्टर? बस जहाँ मेन आपको 1-1 मार्क वाले इस तरीके के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना होगा, इसमें से ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस आते नहीं हैं, 1-1, 2-2 मार्क्स से रिलेटेड आते हैं। अब अटेंडेंस बोल दो, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ बोलो। डिम्पी है? नहीं है। दिव्या है? नहीं है। रिया? नहीं है। अंजलि 21? प्रेजेंट मैम। 22 नंदिनी? 25 निकिता? प्रेजेंट मैम। 25 26 कृतिका? प्रेजेंट मैम। 15 मीनाक्षी? 19 पुण्या? 40 तान्या? 47 नाहिद? प्रेजेंट मैम। मैम 44% है। बेटा मैं ना अब उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ जो आ रहे हैं मोस्टली। 5 आकांक्षा? प्रेजेंट मैम। 6 संगीता? प्रेजेंट मैम। 7 नीतू? प्रेजेंट मैम। 8 नेहा? प्रेजेंट मैम। 14 नजीना? प्रेजेंट मैम। 16 अंशिका? 20 रोशनी? प्रेजेंट मैम। 27 स्नेहा? प्रेजेंट मैम। 28 अंजलि? प्रेजेंट मैम। ये प्रेजेंट नहीं लगाई। किसकी नहीं लगाई? हंसिका की? यस मैम। ठीक है। 29 सिया? 31 अदिति? प्रेजेंट मैम। 33 आस्था? 35 श्रुति? 36 अनन्या? यस मैम। 38 स्नेहा? 42 प्राची? प्रेजेंट मैम। 43 मीनाक्षी? प्रेजेंट मैम। 44 अमृता? 35 की लगाई आपने? नहीं 35 नहीं लगा। मैम 33 प्रेजेंट। 33 भी नहीं, ठीक है। 2 नेहा? 12 प्रीति? 12 प्रीति नहीं, 13
27 आएगा, अभी आया नहीं है। अच्छा ये मैं थी 12 प्रीति, मुझे दिखी तो थी प्रीति। ज्योति दुबे 30, निधि 41, प्रीति प्रेजेंट। 41 निधि, 9 सपना, 11 दृष्टि, 18 पलक, 23 सिमरन, 31 आयुषी, प्रेजेंट मैम। 39 आफिया, 46 शिखा, प्रेजेंट मैम। 48 स्वाति, 1 खुशबू, 3 पूजा, 17 रिजवाना, 24 राखी, 32 मुस्कान। कौन है बेटा, रोल नंबर बताओ। मैम 24। 24 राखी। और कोई है जिसकी नहीं लगी है? एक बार ग्रुप पे मार्क कर देना, सिर्फ वो जिनकी नहीं लगी है, ठीक है। लिस्ट में डाल देती हूँ ताकि पता चल जाए किन किन की नहीं लगी। अभी इमीडिएटली डाल दो कि फिर बाद में आप लोग डालते रहते हो, फिर कंफर्म नहीं हो पाता। मैम क्लास लीव कर दे। हाँ लगा दी है तुम्हारी तो कर दो।